बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे काजी फैज़ ईसा केस के हवाले से। बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और आज की जो इसके ऊपर हेयरिंग है 15 जून की, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और इसके अंदर जो अहम बात है वो ये है कि आज एक सवाल उठाया गया है फ़रोग़ नसीम साहब की तरफ से, और उन्होंने ये कहा है कि जायदाद जज की निकली है लेकिन एहतसाब वज़ीर आज़म और सदर का हो रहा है। उन्होंने ये क्यों बात की, किस जज साहब के एतराज़ के ऊपर ये बात की, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अंदर और जो अहम सवालात उठाए गए हैं वो भी हम उसके साथ उस डिस्कस करेंगे। पहला सवाल, जो आज जब समाअत शुरू होती है तो ये 10 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही उमर अता बंदयाल साहब फरमा रहे थे, और इसमें काजी फैज़ ईसा साहब के जो वकील हैं मुनीर मलक साहब, उन्होंने अपना तहरीरी जवाब भी अदालत के अंदर सबमिट करवाया, और फ़रोग़ नसीम साहब ने अदालत के सामने कंडक्ट के ऊपर दलाइल देना शुरू किए। अब मैंने आपको बताया है कि हमारा जो आर्टिकल 209 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि अगर कोई जज मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है या कोई मिसकंडक्ट करता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शुरू कर देगा। अब जो कंडक्ट है या मिसकंडक्ट है, इसके बारे में मज़ीद वजाहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर मज़ीद हमें कुछ दिखाता नहीं है। मिसकंडक्ट के हवाले से हमारे जो सर्विसेज लॉज हैं या जो उसकी डेफिनेशन है जनरल क्लॉजेज एक्ट में, फिर हम उसको कंडक्ट को और मिसकंडक्ट को वहाँ जाकर देखते हैं। कंडक्ट के हवाले से फ़रोग़ नसीम साहब ने आज बहुत अहम बात की है, और फ़रोग़ नसीम साहब से सवाल आपको याद होगा पूछा गया था एक मोहतरम मेंबर बेंच साहब की तरफ से, और उनकी तरफ से यह सवाल आया था कि फ़रोग़ नसीम आप ये साबित करें कंडक्ट को कि जिस कंडक्ट की आप बात कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में साबित होता है। तो जिसका जवाब आज मैं समझता हूँ बड़ा क्लियरली दे दिया फ़रोग़ नसीम साहब ने। फ़रोग़ नसीम साहब कहते हैं कि आर्टिकल 63 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो डिस्क्वालिफ़िकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताता है कि कौन कौन सी डिस्क्वालिफ़िकेशंस हैं। अगर कोई मेंबर उसमें मुलव्वस होगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, जो पार्लियामेंट का मेंबर होगा। तो वहाँ पर यह कहा गया है कि अगर कोई मेंबर अपनी या अपनी वाइफ के असासाजात को ज़ाहिर नहीं करता तो वो शख्स डिक्लेयर हो जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा कि वो डिस्क्वालीफाई है। तो अदालत के सामने फ़रोग़ नसीम साहब ने ये बात की कि क्योंकि मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के लिए डिस्क्वालिफ़िकेशन में ये इतना बड़ा जुर्म है, अगर ये जुर्म है तो हमारी लेजिस्लेशन ने इसको 63 आर्टिकल के अंदर शामिल किया है, और वो जुर्म ये है कि अगर कोई शख्स सिर्फ अपनी नहीं अपनी वाइफ की भी प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो जनाब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्वालिफ़िकेशन की बात करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि जो सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर जज भी सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में आते हैं, हमारी जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं, हमारा पाकिस्तान पिनल कोड भी जज को बतौर पब्लिक सर्वेंट के इंट्रोड्यूस करवाता है। तो जहाँ एक मेंबर पार्लियामेंट के लिए डिस्क्वालिफ़िकेशन है, तो अगर जजेस के हवाले से स्पेसिफ़िकली वहाँ पे खामोश है और कोई चीज़ ऐसी नहीं है, या तो ये होता कि आर्टिकल 209 में ये कह दिया जाता है कि जो जज है वो सिर्फ अपना ज़िम्मेदार है, अपनी वाइफ का या फैमिली का ज़िम्मेदार नहीं है, तो फिर तो एक क्लियर प्रोविज़न आ जाती है, एक एक्सप्रेस प्रोविज़न ऑफ लॉ आ जाती है, और उसके बाद किसी को बोलने की हाजत न रहती। लेकिन जहाँ 209 में कॉन्स्टिट्यूशन खामोश है और आर्टिकल 63 में हमारे पास एक क्राइटेरिया मौजूद है, तो इसलिए हम उस क्राइटेरिया को ऑनरेबल जजेस के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, और वो ये है कि अपनी वाइफ के असासाजात का जवाब भी देना होगा। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अहम एक सवाल भी था और एक अहम दलाइल का हिस्सा भी था, एक अहम पार्ट था जिसके बारे में आज कंडक्ट को डिस्कस करते हुए फ़रोग़ नसीम साहब ने वजाहत की है। इसके अलावा जो पाकिस्तान का आर्टिकल है, फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा है कि जो आर्टिकल 209 है वो अहलिया को ज़ेर कफ़ालत या ख़ुद कफ़ील के हवाले से खामोश है, और इसकी वजाहत हम फिर आर्टिकल 63 से ले लेते हैं। इसलिए ये उनके ऊपर जो जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर भी अप्लीकेबल होगा, जिसका आगे बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब ने फरमाया है कि ये सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, जिसका जवाब जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब ने कहा कि फ़रोग़ नसीम साहब आपका यही मुकदमा है, क्या आप यही केस लड़ रहे हैं? तो फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा जी मेरा यही मुकदमा है, और हम ये कहते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी थी
और वो प्रॉपर्टी डिस्क्लोज़ नहीं की गई, तो उसके बाद ज़िम्मेदार हैं काजी फैज़ ईसा साहब उस चीज़ के जवाब देने के। तो साथ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने ये फरमाया कि जो आपका ये नुक्ता है, क्या ये मवाद कौंसल के सामने आने के बाद आपने इसके ऊपर डिस्कशन की थी, जिसका जवाब दिया फ़रोग नसीम साहब ने कि हमारे जो अटारनी जनरल थे साहब उन्होंने कौंसल को, सुप्रीम जुडिशल कौंसल को मुतमईन किया है, सारी एविडेंसेस के ऊपर उनको सेटिस्फाई किया है, जिसके बाद उनको काजी फैज़ ईसा साहब को शोकास जारी हुआ है। इसलिए इसका मतलब ये है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल इस नतीजे पर पहुंच गया था कि जो मटीरियल है, जो एविडेंस है, वो काफ़ी है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में भी उसको भी डिस्कस किया गया कि उसका जो प्रोसीजर है कि जैसे वो आज ख़ुद कार्रवाई कर सकता है, और इसी तरीके से अगर कोई दरख्वास्त देगा तो इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर अमल दरामद कर सकता है। तो जो सुप्रीम जुडिशल कौंसल है, या वो आज ख़ुद कार्रवाई करे, लेकिन या वो सदर पाकिस्तान की तरफ से आएगी, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब का केस बड़ा डिस्कस हो रहा है, लेकिन फ़रोग नसीम साहब का ये कहना था कि वो यहाँ पर उसका हम दलील नहीं दे सकते, वो इससे इरेलीवेंट है। साथ फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि बात ये है कि अगर जो उनकी वाइफ है उन्होंने किसी जगह पर अपने असासे ज़हर किए होते और अपने असासा जात अपनी टैक्स रिटर्न में बताया होता कि उनकी कोई लंदन में प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर हम सवाल ही ना उठाते और हम कहते कि ठीक है, वो ख़ुद कफ़ील है और वो अपने मामलात को ख़ुद जानती है और वो देखती है, और हम उसका जवाब काजी फैज़ ईसा साहब से ना मांगते। अब सवाल तो ये है कि कोई प्रॉपर्टी जिसका जवाब ना काजी फैज़ ईसा साहब ने अपने टैक्स रिटर्न में जिसको ज़ाहिर किया है, ना उनकी वाइफ ने टैक्स रिटर्न में शो किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई मैला फाइली थी और उसका जवाब काजी फैज़ ईसा साहब को देना पड़ेगा। साथ बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब ने कहा कि काजी फैज़ ईसा साहब बतौर वकील 2008-9 में अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी मरहले पर ये इस जायदाद को शो नहीं किया, जिसके ऊपर जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने फरमाया कि किसी फोरम पे ये साबित करें कि अहलिया को जायदाद ख़रीदने के लिए जज ने पैसे दिए। उन्होंने कहा कि ये साबित हम इसलिए करेंगे और ये साबित करना ज़रूरी है कि अगर वो जज ने पैसे ना दिए होते तो वो प्रॉपर्टी, इतनी महंगी प्रॉपर्टी नहीं ख़रीदी जा सकती थी, और क्योंकि उसके ऊपर जो उनकी वाइफ है उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ना जज साहब ने उसको ज़ाहिर किया है, इसलिए ये बात नज़र आ रही है। और साथ ये कहा गया कि ये अब ट्रायल नहीं चला रहे, ये असल केस चलना है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। आपने टेंटेटिव असेसमेंट लेनी है, आपने जो चीज़ें ज़हरी तौर पर हैं, एक्सप्रेस जो चीज़ें हैं, आपने उनको देखना है। अगर आपने इतने डीप में जाकर इन चीज़ों को देखना है तो फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की फिर ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सिर्फ ये देखा जाना है कि जो अपेरेंटली क्या कोई मटेरियल मौजूद है या नहीं है, या कोई इलीगैलिटी हुई है या नहीं हुई। अगर आप इन चीज़ों को इस तरह देखेंगे तो फिर शायद आप इसका प्राइमा फिशाए, वर्ड यूज़ हुआ है प्राइमा फिशाए, कि आप अपेरेंटली देखेंगे कि क्या इसके अंदर कोई मटेरियल मौजूद है या नहीं है। अगर आप इस पिटीशन को इतना डीपली जाकर डिस्कस करेंगे तो फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का आप ख़ुद उसकी नफ़ी कर रहे हैं, और जो समझते हैं कि जिसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहाँ थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी हुई, जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने कोई बात की जिसका जवाब फ़रूक नसीम साहब ने कहा कि हमारा 15 साल का बड़ा इज़्ज़त का रिश्ता है, तो जिसका जवाब मकबूल बाकर साहब ने दिया कि वो रिश्ता कायम रहेगा, लेकिन आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है आप वो जवाब दें और जल्द इस केस को फ़ैसले की तरफ लेके जाएं। जिसके ऊपर फ़रूक नसीम साहब ने कहा कि जनाब मैं पहले भी इसके ऊपर बात कर रहा हूँ और मज़ीद भी इसके ऊपर मैं बात करूँगा। मंसूर अली शाह साहब ने एक सवाल किया कि अगर FBR के सामने उनकी अहलिया ये कह दें कि उन्होंने ये प्रॉपर्टी ख़ुद परचेज़ की है, तो उसके बाद इस केस का क्या रह जाएगा, इस केस में क्या अहम बात रह जाएगी। जिसका जवाब फ़रूक नसीम साहब ने कहा कि पहली चीज़ तो ये है कि अगर उनकी वाइफ कहेगी तो वो उसका मनी ट्रेल भी देगी, और अगर वो मनी ट्रेल दे देती है तो फिर सवाल ख़त्म हो जाएगा, हमारा कोई इसमें ज़ोर तो है नहीं। अब सिर्फ FBR को जब कहा जाता है वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब की वाइफ है, कौन जाके उनसे पूछे। और हम भी चाहते हैं कि जो ऑनरेबल जजेज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट बरकरार रहे, इसलिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ये एक वाहिद एक फोरम है जिसके ऊपर हमने बात की। वो चाहे उधर जवाब दे दें चाहे उधर जवाब दे दें, मकसद सिर्फ ये है कि जवाब आ जाना चाहिए। साथ उन्होंने दोबारा उस बात को कहा
कि जो जज के ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी का जो कार्रवाई है वो कौंसिल ही कर सकती है और इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। साथ फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा कि जैसे हमारा कानून कहता है 1969 का, जो पब्लिक सर्विस ऑफ पाकिस्तान के मुलाजिम अगर उनके बच्चे लग्जरी गाड़ियाँ चला रहे हैं तो सवाल किया जा सकता है। ये 1969 का कानून है, वो ये कहता है कि जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान के मुलाजिम हैं अगर उनके बच्चे लग्जरी लाइफस्टाइल है या लग्जरी गाड़ियाँ चला रहे हैं तो उनसे सवाल उठ सकता है। और फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा कि अगर ये जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स हैं अगर ये गलत थे और अगर ये कोई ऐसी बात नहीं थी तो फिर 18वीं तरमीम में ये जमहूरियत के अलमबरदार इसको ख़त्म कर देते और कह देते कि नहीं, सर्विस ऑफ पाकिस्तान से ये नहीं पूछा जा सकता। जब आज तक वो कानून मौजूद है 1969 का सर्विस ऑफ पाकिस्तान का, जिसके मुताबिक अगर सर्विस ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन कोई लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं या उनका लाइफ स्टाइल है तो सवाल पूछा जाएगा उस पब्लिक सर्वेंट से कि आपके बच्चों के पास ये पैसे कहाँ से आए हैं। और यही हमारा जो सवाल है यही इसके अंदर अहम है। साथ उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि हमारे मुल्क में 1990 के बाद ऐसा मैकेनिज़्म बनाया गया जिसके तहत कोई हिसाब नहीं है। इल्ज़ाम यह है कि लंदन की जायदादें कैसे ख़रीदी गईं और फिर आर्टिकल 10A पर भी मुतमईन करें। तो जिसका जवाब फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा कि जनाब मैं सारे सवालात का जवाब दूँगा और मैं सारी चीज़ों को देखूँगा। साथ फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा कि भारत के अंदर 6 लाख रुपए की वजाहत जस्टिस साहब नहीं दे सके थे और उसकी बुनियाद पर उनको घर जाना पड़ा था। जिसके ऊपर उमर अता बंदयाल ने कहा कि जनाब अगर किसी एक जज के ऊपर सवाल उठे तो वो पूरे इदारे के ऊपर सवाल उठते हैं। तो जिसका जवाब फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा कि भारत में भी तो सवाल उठा था और वो 6 लाख रुपए की वजाहत का था और जज को घर भेज दिया गया और इस मुकदमे की बुनियाद पर भारत में अदालती तारीख रकम हुई और भारत में जज के ख़िलाफ़ फौजदारी कार्रवाई को अलग रखा गया ताकि अगर कुछ तरह का मिसकंडक्ट करता है तो जहां उसको घर जाना पड़ता है उसके साथ साथ उसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। और फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ अदलिया की आज़ादी है और अदलिया की आज़ादी तब मुमकिन हो सकती है कि वहाँ पर बैठे हर शख्स जवाबदेह भी हों और उनका क्रिस्टल क्लियर रिकॉर्ड हो ताकि कोई उनके ऊपर उंगली ना उठाए, और यही अदलिया की आज़ादी है और यही ज़रूरी है। साथ जो अहम बात है वो ये है कि फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा है कि इसमें दुख की बात यह है जो हम देख रहे हैं कि जायदाद जज साहब की निकली है, एहतसाब सदर और वज़ीर आज़म का हो रहा है। वो इस बात के ऊपर हो रहा है कि मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स में कहा कि अगर जजेस काबिल एहतसाब हैं तो फिर हुकूमत भी काबिल एहतसाब है। जिसके जवाब में फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा कि जनाब हुकूमत बीच में कहाँ से आ जाती है, डिस्कशन जज के एहतसाब की हो रही है। पहले एक दिन कहा गया कि पहले भी एक जमहूरी हुकूमत को घर भेजा गया था, अब भी जा सकती है। आज कहा जा रहा है कि अगर जज एहतसाब है, जजेस का एहतसाब है तो हुकूमत का भी एहतसाब है। फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा जनाब हम तो कहते हैं कि जैसे हुकूमत का एहतसाब होता है वैसे ही जजेस का एहतसाब करें। फिर आर्टिकल 63 में जहाँ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिन्होंने आगे हुकूमत में आना होता है, अगर उनकी वाइफ के बारे में सवाल किया जा सकता है वो असास ज़ाहिर ना करे तो वो जवाब दे हैं, तो फिर क्राइटेरिया वो जजेस के ऊपर भी ले हैं और फिर हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर इस तरह हर बात में सदर वज़ीर आज़म को डिस्कस करना है या उनके मामलात को लेके चलना है तो फिर ऐसे लग रहा है कि वो जज का ट्रायल नहीं हो रहा बल्कि सदर और वज़ीर आज़म का हो रहा है। इसके ऊपर बाकी जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने कहा कि आप अपने बदनीति वाले सब्जेक्ट के ऊपर बात करें तो फिर हम इसको मज़ीद लेकर चलेंगे। तो फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा कि मैं 2-3 चीज़ें हैं जिनको मज़ीद क्लियर करना चाहूँगा। एक बदनीयती वाला इशू है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ कंडक्ट के ऊपर डिस्कशन हुई है कि कंडक्ट और मिसकंडक्ट क्या है। अब जो अगली कल सुबह 9:30 बजे के लिए इस केस को मुलतवी किया है। कल इस केस में जो अहम डेवलपमेंट होगी वो जो रिकवरी यूनिट, एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से बात होगी और इंटेंशन के हवाले से वो गुड इंटेंशन है, बैड इंटेंशन है, इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। और साथ यही मेन इसके अंदर है कि उमर अता बंदयाल साहब ने एक बात की है कि एहतसाब से कोई भी जज बाला नहीं है, लेकिन किसी जज को महज अमूमी अंदाज पर चैलेंज करने की भी इजाज़त नहीं देंगे। जिसका जवाब फ़रोग़ नसीम साहब ने दिया कि जनाब ये कानून है और कानून में अगर गुंजाइश है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल हो सकता है तो वो या उस कानून को ख़त्म कर दिया जाए या फिर उसका मौका दिया जाए।
तो जब उमर अता बंदयाल साहब ने पूछा कि मज़ीद आपने कितने दिन बहस करनी है, तो उन्होंने कहा जी कि मैं 2 दिन मुझे मज़ीद लगेंगे, मैं अपने केस को वाइंड अप करूँगा। साथ जब सवाल किया गया कि अगर 2 दिन देख लें, आप 2 दिन में कर लेंगे, जिसके ऊपर फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा कि 2 दिन मज़ीद भी बढ़ सकते हैं। और ये असल बात है कि फ़रोग़ नसीम साहब के पास इतना मटीरियल मौजूद है कि वो पिछले इतने दिन से आर्गूमेंट्स कर रहे हैं और अपने केस को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी बड़े अहम पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुई है। अब कल देखते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद 16 जून को क्या कार्रवाई होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।